Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. मान्य सदस्यहरू, अब संशोधनकर्ता मान्य श्री सरिता गिरीलाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 7 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, सबसे पहले मैं कल कोरोना पीड़ित महिला सावित्री, जो कि अभी तुरंत जिसने अपने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन संतान का सुख भोगे बिना मृत्यु उसकी हुई, मैं उसके प्रति इस देश की हर एक माताओं की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ। मैं इसी साथ लगभग 2 महीना पहले सरलाही में एक मुस्लिम महिला, जो कि लॉकडाउन के समय में पुलिस के आतताई व्यवहार से अपने बच्चे को, 18 साल के लड़के को बचाने के लिए जब उसने कवर किया तो 60 साल की महिला का वहीं पे देहांत हुआ। मैं उन मुस्लिम महिला के प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ। मैं सरकार का ध्यानाकर्षण कराती हूँ कि ऐसे समय में भी इस ढंग से बल का प्रयोग हो रहा है जिससे लोगों की जानें जा रही हैं। साथ ही सभामुख महोदय, मैं प्रत्येक देशवासी से कल की घटना के बाद अपने आप को, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करें और एक दूसरे की सुरक्षा करें, मैं विनम्र आग्रह करती हूँ। अब मैं नीति कार्यक्रम में आ रही हूँ। सभामुख महोदय, यह नीति कार्यक्रम बिल्कुल बैंकरप्ट है, आइडिया के दृष्टिकोण से खोखला है। ये कोरोना के समय का, ये कोरोना संक्रमण के समय का नीति और कार्यक्रम है। ये कहीं से भी प्रमाणित नहीं होता है। बिल्कुल वही पुरानी बातें, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है, 50 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, 200 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। अभी लॉकडाउन की अवस्था में क्या किया जाएगा उसके बारे में यह नीति कार्यक्रम मौन है। लॉकडाउन के कारण चारों तरफ अभी पर्दा है, पर्दा तो अभी उठा ही नहीं है। बड़े परियोजना की बात क्या करेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात आनी चाहिए थी वो है राहत कैसे प्रदान किया जाए, देश की संपूर्ण जनता को कैसे सुरक्षा के संजाल में आबद्ध किया जाए और जो लोग देश से बाहर हैं उनको कैसे अपने घर लाया जाए, उसके बारे में यह नीति कार्यक्रम मौन है। सभामुख महोदय, किसी भी नागरिक का या व्यक्ति का जो उसका घर पे और उसके परिवार पे अधिकार होता है, वो राज्य का व्यक्ति के ऊपर जो अधिकार होता है उससे बहुत उच्च होता है। इसलिए राज्य व्यक्ति के घर और परिवार के साथ रहने के अधिकार का हनन नहीं कर सकती है। लोग घर आएंगे, बीमार होंगे, इलाज होगा या नहीं होगा, मृत्यु प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, वो दूसरी बातें हैं। सबसे पहले जितने भी देश विदेश में जो लोग हैं अपने घर और परिवार जाना चाहते हैं, उनको घर परिवार पहुंचाने की व्यवस्था सरकार तत्काल करे। इस संकट के समय में एक बड़ा अजीब प्रस्ताव सरकार ने लाया है, परिपूर्ण लोकतंत्र, कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेसी। प्रतिस्पर्धात्मक डेमोक्रेसी के स्थान पे परिपूर्ण डेमोक्रेसी लाके क्या सरकार एक दलीय निरंकुशता जो स्थापित करने की उसकी जो चाहत है उसके तरफ इंगित कर रही है? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स जिस नीति और कार्यक्रम में जो उल्लेख किया गया है, वहाँ पे ना तो कानून के शासन की बात की गई है, न संवैधानिक सर्वोच्चता की बात की गई है और ना प्रेस स्वतंत्रता की बात की गई है। इसलिए सरकार अगर डेमोक्रेसी के प्रारूप को, लोकतंत्र के प्रारूप को बदलने की उसकी आंतरिक मंशा है तो मैं उसके बारे में सचेत कराती हूँ। सभामुख महोदय, निर्मला पंत के उस 13 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के बाद अभी का जो लेटेस्ट जो है अध्यादेश कांड और उसके पहले का मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के समय में जो भ्रष्टाचार का कांड हुआ है, मैं सोच रही हूं कि इन 2 वर्षों के आधार पे, 3 वर्षों के आधार पे हम लोग सरकार को कैसे याद करेंगे। प्रधानमंत्री केपी ओली जी, निश्चित रूप से मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो सोचें
कि उनके किस काम के लिए हम लोग या नेपाली जनता उनको याद करेगी। मुझको नहीं लगता है कि कहीं पे भी संतोष करने की जगह है। मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में जो भ्रष्टाचार हुआ सभामुख महोदय, मैं उसको सुनियोजित मानती हूँ। 2 महीना पहले इसलिए सामग्री नहीं खरीदी गई सामान्य नागरिक प्रक्रिया के तहत, क्योंकि जब अकस्मात जब इमरजेंसी होगा तब भ्रष्टाचार किया जा सकता है। और एक नई दुखद बात क्या है कि अब सरकार भ्रष्टाचार के काम में सेना को संलग्न करा रही है। सरकार सेना को भी भ्रष्ट कर रही है। सरकार सेना को व्यापार देके भ्रष्ट कर रही है। जब मंत्रिपरिषद के द्वारा सार्वजनिक खरीद आइन के अंतर्गत जब व्यापार जो भ्रष्टाचार का मामला जब लोगों के सिर से ऊपर चला गया है, नाक के ऊपर चला गया है, तो अब सरकार ने सेना के मार्फत भ्रष्टाचार करने का एक युग आरंभ किया है, क्योंकि सेना नागरिक के सरकार से ऊपर है, कानून से ऊपर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ये नहीं जानती है। हर एक बात में इस सेना को ठेका, हर एक बात में नहीं, ये सरकार की विफलता है। स्वास्थ्य सामग्री कोरोना शुरू होने के बाद अगर सरकार यहाँ पे नहीं ला सकी है, ये सरकार की पूर्ण विफलता है। और प्रधानमंत्री केपी ओली जी इसके बारे में सारी जनता के सामने में उनको माफी मांगनी होगी। अब मैं सुनकोशी परियोजना के बारे में बात करना चाहती हूँ। सभामुख महोदय, 2046 साल के बाद निरंतर सुनकोशी कमला डाइवर्सन के प्रोजेक्ट की बात आई है, लेकिन अब सुनकोशी मरीन ड्राइव लाया जा रहा है, बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। प्रदेश नंबर 2 को सिंचाई की आवश्यकता है, बिजली से भी ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता है। सरकार बिजली बनाएगी, वो बेचेगी, लेकिन जनता को पानी चाहिए। इसलिए ये सुनकोशी मरीन ड्राइव को हटाकर सुनकोशी कमला सिंचाई परियोजना लाया जाए। मैं निजगढ़ की बात कर रही हूँ सभामुख महोदय, क्या सरकार को पता नहीं है कि निजगढ़ के मामले में सर्वोच्च अदालत में मुद्दा चल रहा है? जब कोई मुद्दा विचाराधीन है तो उसको इस संसद में उठाने की हिम्मत कैसे सरकार ने की? क्या सरकार ने सर्वोच्च अदालत को ललकारा है या फिर सर्वोच्च अदालत को दबाव में डाला है? साथ ही सभामुख महोदय, बहुत सारी बातें, लेकिन सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग जिसके कारण आज भी शांति प्रक्रिया अधूरी है और लोग अटके हुए हैं। बेपत्ता व्यक्ति के संबंध में जो विधेयक है वह कानून का रूप नहीं ले पाया है, जिसके कारण शांति प्रक्रिया अधूरी है। शांति प्रक्रिया सरकार कब पूरी करेगी? उस बात को क्यों छोड़ा गया है? क्या ये विपक्षी दल के दमन के लिए किया गया है या पार्टी के आंतरिक लोगों को एक छड़ी दिखा के और नियंत्रण में रखने के लिए इस बात को छोड़ा गया है? इसके बारे में मैं ध्यानाकर्षण कराती हूँ। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सभामुख महोदय, विदेश नीति जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। वहाँ पर आप अपने 2 छिमेकी देशों के साथ बात कर रहे हैं। इसी